हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। मैं सब लोग दीप्ति कारिया और नए बच्चों के लिए फिर से मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सेशन, आज का टॉपिक हमारा है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। कई बार क्वेश्चंस भी पूछते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, पैराथायरॉइड ग्लैंड और बोन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड हमने किया था ना, उसके जस्ट पीछे लोकेशन कहाँ पे है? बिहाइंड द थायराइड, थायराइड के पीछे। ठीक है, चार पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, चार, दो सुपीरियर दो इंफीरियर। ठीक है, इसकी साइज की अगर बात करें तो बहुत छोटी सी होती है, 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड एंड 2 मिलीमीटर थिक। 6/3/2 मिलीमीटर। वेट है 120 मिलीग्राम। थायराइड से बहुत छोटी है, पीछे पोस्टीरियरली लोकेटेड। ठीक है, हिस्टोलॉजी की बात करें तो जो थायराइड सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड है, इसमें दो टाइप के सेल्स है। एक तो है चीफ सेल्स, जो कि हमारा मेजर हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। और दूसरे है ऑक्सीफिल सेल्स, इसके फंक्शंस कुछ पता नहीं है, नॉट नो। इंपॉर्टेंट बात, थायराइड ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो लाइफ के लिए असेंशियल है। इट इज असेंशियल फॉर लाइफ। क्यों? क्योंकि ये जो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अगर हमारा जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो दैट इज द पर्सन कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अभी बात करेंगे पैराथायराइड हार्मोन की। ये जो ग्लैंड बता दी पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है, जो सिक्रीट कर रही है पैराथायराइड हार्मोन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन है, मैंने बताया था पी वाली ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स है जो वो प्रोटीन नेचर या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो ये भी 84 अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है अबाउट 9500। ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है ये प्री प्रो हार्मोन के फॉर्म है ना। प्री, हमेशा जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो लार्ज होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अमाइनो एसिड्स कम होते जाते हैं। तो प्री प्रो अमाइनो प्रो पैराथायराइड हार्मोन है ना, ये देखो पैराथायराइड हार्मोन, इसमें कितने अमाइनो एसिड है? 84। पर प्री हार्मोन है, पहले प्री प्रो पैराथायराइड, उसमें बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे 115। फिर प्रो पैराथायराइड, जिसमें अभी इससे कम अमाइनो एसिड्स होंगे 96। और पैराथायराइड हार्मोन है जिसमें होंगे 85। ठीक है, नॉर्मल कंसेंट्रेशन है इसका पैराथायराइड हार्मोन का 1.5 टू अबाउट 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर पैराथायराइड हार्मोन का। ये देखो, ये प्री प्रो है ना, और इसमें से फिर अमाइनो एसिड्स कम होते हैं, 96 हो जाएगा प्रो और फिर होगा 84 पैराथायराइड। एक्शन कौन सा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन है तो सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है और सेकेंड मैसेंजर के थ्रू वो एक्शन करता है। उसके एक्शन कौन से? सबसे पहला एक्शन, मेन एक्शन इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो पैराथायराइड हार्मोन हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेगा? सबसे पहला है वो इंक्रीज कर रहा है, अगर हमने फूड में लिया है कैल्शियम, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे डायग्राम में बताया, इंटेस्ट में ये कलर चेंज करूँ, इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा कैल्शियम का, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। दूसरा एक्शन है, अगर हाँ फूड में लिया हुआ है, यहाँ पे वो देखिए फूड में है, तो वो किडनी में जाएगा, तो किडनी में से भी वो, यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो है ना, उसे कहते हैं हम इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बता एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ कैल्शियम। फिर किडनी की बात कर रहे हैं, रीनल, रीनल में से करेगा वो रीएब्जॉर्प्शन, वापस से, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन में जा रहा है ना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और अगर हमने फूड में नहीं लिया है तो वो कहाँ से आएगा? बोन्स में से। तो बोन में से कर रहा है रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब है हमारे जो बोन है उसमें से कैल्शियम लेकर के वो ब्लड में ले जाएगा। तो ये इसका मेन काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना, मतलब नॉर्मल रखना।
नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है हमारा 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जैसे ही ये कैल्शियम लेवल लेस देन 9 हो रहा है तो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो ये बेसिक है इसका। तो बोन पे कैसे एक्शन कर रहा है, तो ऑस्टियो, बोन में दो टाइप के सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है ना, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, वो उसे बताते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, जो बोन बनाते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। और दूसरे है ऑस्टियोक्लास्ट, जो करते हैं बोन का डिस्ट्रक्शन, तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो डिस्ट्रक्शन करेगा, ये डिस्ट्रक्शन बढ़ाएगा, इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट भी बढ़ाता है और ऑस्टियोक्लास्ट पर ज्यादा बढ़ाता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, तो बोन का रिजॉर्प्शन। ये जो रिजॉर्प्शन होता है ना, वो दो फेज में होता है, एक पहला जल्दी वाला फेज, रैपिड फेज, और दूसरा है स्लो फेज। तो ये क्या है, रैपिड और स्लो। तो रैपिड फेज जो है ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट होगा, जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ेगा तो विद इन मिनट्स, इट विल स्टार्ट विद इन मिनट्स। ठीक है, मिनट्स। इसमें क्या हो रहा है, ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ना, वो उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, और इसके बाद पहले, सबसे पहले बाइंडिंग, बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, पहला एक्शन। इसके बाद क्या कर रहा है, वो परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, इंक्रीजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो हमारी जो बोन की मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, और इसे कहते हैं कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप मैकेनिज्म। मतलब अभी कैल्शियम को पंप करके बाहर लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रैपिड फेज इमीडिएटली होगा। फिर दूसरा है स्लो फेज। अभी स्लो फेज है ना, उसमें टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, यहाँ नए ऑस्टियोक्लास्ट बन रहे, ऑस्टियोक्लास्ट, न्यू ऑस्टियोक्लास्ट बन। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, वो हमारे जायंट सेल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड giant cells, sorry, not joint, giant cells, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये जो रिलीज कर रहे हैं हमारे प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं एंजाइम। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड, सब एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, फिर साइट्रिक एसिड, ये सब मिलके करेंगे क्या, बोन जो है ना का डाइजेशन करें, डाइजेस्ट हो गया, और बोन का डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कर देंगे, और ये सब करके होगा क्या, कैल्शियम रिलीज, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। तो पैराथायरॉइड हार्मोन दो फेज में काम कर, रैपिड तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट, उसमें से पंप करेगा, दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट। और ये जो है ना, कैल्शियम को तो एब्सॉर्ब कर रहा है, साथ साथ में फॉस्फेट का भी एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, तो बोन के सब मिनरल भी चले जाएंगे, फॉस्फेट एब्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज। फिर किडनी के ऊपर एक्शन, जो हमने फूड में कैल्शियम लिया हुआ है, ठीक है ना, वो जाएगा, फिल्टर हो रहा है, ठीक है, तो उसका रीअब्सॉर्प्शन करेगा, मेनली कहाँ से, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग बीसीटी एंड सीटी। कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन हो, पर यहाँ फॉस्फेट का PO4-2, इसका रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिट। और तीसरा एक्शन है, यहाँ किडनी में हमारा जो विटामिन डी है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, और ये जो एक्टिव विटामिन डी है, उसका नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये भी एक्टिवेशन इंक्रीज कर रहा है हमारा पैराथायरॉइड। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो भी हमने कैल्शियम लिया हुआ है, ठीक है ना, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। सबसे पहले इंक्रीजेस absorption of calcium from digestive tract, digestive tract। नंबर 1 उसका एक काम। दूसरा बनाया, फॉर्मेशन करेगा 125 डाइहाइड्रोक्सी, में बता रही हूँ वो क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल। और ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ना, हमारा विटामिन डी है, उसका काम क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करना,
फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये इनडायरेक्ट एक्शन। कैसे इनडायरेक्ट? ये विटामिन डी को एक्टिवेट कर रहा है और उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, एक तो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन कराएगा, दूसरा विटामिन डी के थ्रू। अभी विटामिन डी होता क्या है? ये जो है ना हमारी स्किन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म होता है, जिसका नाम है ये वाला, ये लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल की रिंग है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। या फिर विटामिन डी यहाँ से बनता है, और अगर हम फूड में ले रहे हैं तो वो दूसरा फॉर्म आएगा, वो भी बता। तो ये जो 7 डी हाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल है, ठीक है, इसमें से बनेगा प्रो विटामिन और प्री विटामिन डी3, और इसमें से बनेगा विटामिन डी3, ठीक है। तो ये जो विटामिन डी3 बन रहा है ना, वो बनेगा कैसे? इसके लिए उसको हाइड्रोक्सिलेशन का, तो सबसे पहला हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है 25 पोजीशन के, यहाँ है ना, ये जो है 25 पोजीशन, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ ना, ये 25 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन हो। फिर उसके बाद 1 पोजीशन के ऊपर, तो 25 हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सिल OH ओले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, तो ये बनेगा 125 डाई, 2 हो गए ना इसके लिए। तो ये हुआ हमारा एक्टिव फॉर्म का नाम है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, 125 डाई हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल, ये हमारा एक्टिव विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पे यह दिखाया हुआ है, तीन में जो है ना वो पॉलीकैल्सिफेरॉल है, ठीक है। पॉलीकैल्सिफेरॉल लीवर में जाएगा, लीवर में 25 पोजीशन के ऊपर उसका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो 25 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल, और 25 हाइड्रोक्सी जो है ना वो इनहिबिट कर रहा है, किसको इनहिबिट कर रहा है? ये कन्वर्जन को, पॉलीकैल्सिफेरॉल में से 25 हाइड्रोक्सी, ठीक है। ओके, नेगेटिव फीडबैक से, क्योंकि ये पॉलीकैल्सिफेरॉल बना ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए जितना चाहिए उतना ही बनेगा। इसके बाद ये जाएगा किडनी में, किडनी में जाकर के क्या कर रहा है? वो बना रहा है 125 डाईहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल, और ये 125 डाईहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल है, ये हमारा एक्टिव, ठीक है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना, ये क्या कर रहा है? विटामिन D3 को यहाँ पे लीवर में स्टोर कर, ये एक्टिवेशन करवाने के लिए हमें चाहिए पैराथायराइड हार्मोन, है ना। तो विटामिन D3 अगर हमने, स्किन में तो होता ही है 70 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल, फिर उसके बाद 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में लीवर में, ठीक है, और ये स्टोर रहेगा। और 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जो है उसका कन्वर्जन 125 में करवाने के लिए चाहिए पैराथायराइड, ठीक है। फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, उसका रेगुलेशन, इसका लेवल जो है वो कैसे रेगुलेट होगा? तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, नंबर 1 इंक्रीजेस कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कैल्शियम बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ कैल्शियम बढ़ रहा है ना, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इनहिबिट करेगा पैराथायराइड। देखो पैराथायराइड हार्मोन कब स्टिमुलेट होगा? जब कैल्शियम डिक्रीज होगा, क्योंकि पैराथायराइड का काम क्या है? कैल्शियम को बढ़ाना, इंक्रीज कैल्शियम। अभी इंक्रीज कैल्शियम हुआ तो ये पैराथायराइड को इनहिबिट करेगा, और पैराथायराइड जैसे ही इनहिबिट हुआ तो ये कन्वर्जन भी इनहिबिट हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे 125 डाईहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल का रेगुलेशन हो रहा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक गाइडेंस से लिया हुआ है, ये डायग्राम का पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। ये शायद अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, तो ये डायग्राम में पूरा सब कुछ आ रहा है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म आ रहा है, उसके फंक्शन सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके एक्शंस या फंक्शंस बता सकते हैं। 125 डाईहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये पॉलीकैल्सिफेरॉल है ना, 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल होता है यहाँ पे, 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल, इसमें से सनलाइट पड़ेगी तो पॉलीकैल्सिफेरॉल बनेगी, फिर इसमें से लीवर में जाके 25 हाइड्रोक्सी, फिर किडनी में 125 हाइड्रोक्सी, और इसका एक्टिवेशन कर रहा है हमारा पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना सनलाइट चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए, जो इनएक्टिव है उसको फिर एक्टिवेशन होगा, फिर लीवर में, फिर किडनी में जाए, ठीक है। अभी इसके एक्शन, सबसे पहला एक्शन है इसका कि वो किडनी सॉरी इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाए, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा? जो इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है ना, सपोज ये हमारा इंटेस्टाइन, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम के साथ बाइंड करके इसका एब्जॉर्प्शन करता है, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, तो ये बढ़ाएगा कैल्शियम बाइंडिंग। तो पहला काम हो गया। सेकेंड कर रहा है वो, सेकेंड एक्शन है कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस बढ़ाएगा, है ना। तो इंटेस्टिनल सेल के अंदर कैल्शियम से एटीपी की एक्टिविटी बढ़ाएगा। थर्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ाएगा, और ये तीनों अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा रहा है वो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस कैल्शियम पंप होगा, है ना। तो ये भी चाहिए। तो तीनों एक्टिविटी बढ़ाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, फिर वो पैराथायराइड को इनहिबिट करेगा। तो अभी पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कौन रेगुलेट कर रहा है? नंबर 1, कौन से फैक्टर्स है जो सिक्रीशन को घटा रहे हैं? सबसे पहले हमने कैल्शियम बहुत लिया हुआ है, तो इंक्रीज कैल्शियम डिक्रीजेस पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी टू 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकेल्सियम। दूसरा, हमने डाइट में बहुत ज्यादा विटामिन डी लिया हुआ है। और थर्ड कि फैक्टर्स डिक्रीज करने वाले हैं कि बहुत ज्यादा बोन में से रिजॉर्प्शन हो गया है, तो अभी बोन के पास है ही नहीं, तो देन ऑल्सो दैट इज द फैक्टर। फिर इंक्रीज कौन कर रहा है? जब हमारा कैल्शियम कम हो, कैल्शियम डिक्रीज, नंबर 1। दूसरा, कैल्शियम कम किस में होता है? अगर बच्चों में देखें तो रिकेट्स में, रिकेट्स में, और एडल्ट में हो तो ऑस्टियो मलेशिया। कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी स्टेट्स है ये, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लैक्टेशन। तो ये हुआ है रेगुलेशन। तो इसके बाद दूसरा हार्मोन है हमारा कैल्सिटोनिन। ये जो है ना, कैल्सिटोनिन सिक्रीट हो रहा है हमारा थायराइड ग्लैंड से। थायराइड में मैंने लास्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में बताए थे कि सी सेल्स होते, पैरा फॉलिक्यूलर सी सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सी, जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रीट करे। ठीक है, ये जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर है हार्मोन, सॉरी हार्मोन के अंदर अमाइनो एसिड 32 अमाइनो एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट है 3400। ठीक है, अभी इसके एक्शन क्या है? देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन से इसका एक्शन ऑपोजिट है, पैराथायरॉयड से ऑपोजिट। मतलब पैराथायरॉयड कर क्या रहा था? कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था, इंक्रीज कैल्शियम, ब्लड का कैल्शियम। उसको मतलब नहीं है कहीं से भी लाएगा, बोन से भी लाएगा, पर ब्लड का कैल्शियम बढ़ाना है। ठीक है, कैल्सिटोनिन का उल्टा है, वो कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर। तो ये क्या कर रहा है? सबसे पहला, बोन के अंदर डिपोजिशन। सपोज हमने अच्छे से दूध पिया है, कैल्शियम लिया है ना, तो बोन में डिपोजिशन करवाएगा कैल्शियम ना। कौन सी एक्टिविटी बढ़नी चाहिए? बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट इंक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगा, बोन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर अगर हमने बहुत ज्यादा कैल्शियम लिया है तो अभी उसको एक्सक्रीट करवाएगा, तो डिक्रीजेस रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, फ्रॉम किडनी। ठीक है, और इंटेस्टाइन में से डिक्रीजेस एब्सॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, इन शॉर्ट ब्लड कैल्शियम लेवल ये घटाएगा कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ बता रहा है जैसे ही हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे इस साइड, तो कौन सा हार्मोन आएगा? कैल्सिटोनिन। जब घट रहा है तो पैराथायरॉयड। तो ये कैल्शियम को रेगुलेट करेंगे, हमारे ब्लड का कैल्शियम बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैल्सिटोनिन वो क्या करेगा? सबसे पहले बोन में जाके वो कैल्शियम को डिपॉजिट कर जाएगा। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो हम क्या करते हैं? बैंक में डालते हैं ना। तो सेम कैल्सिटोनिन वही कर रहा है, बोन डिपोजिशन। दूसरा काम क्या कर रहा है वो? अभी बहुत ज्यादा है ना, तो हम इतना कंजूसाई नहीं करेंगे, तो ऐसे ही वो डिक्रीजेस रीएब्सॉर्प्शन, है ना, यूज करेगा, एंड डिक्रीजेस एब्सॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। रीएब्सॉर्प्शन वर्ड है ना, वो किडनी के लिए आ रहा है, और एब्सॉर्प्शन आएगा इंटेस्टाइन। तो ये हाँ, ये हमने बता दिया बोन का इफेक्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का। अभी डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। किसी भी ग्लैंड के डिसऑर्डर में दो होता है, एक तो ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा या घटेगा, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयड। अभी हाइपो की बात करें, हाइपो में क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन डिक्रीजेस। तो कॉज क्या है? एक तो अगर हमने थायराइड निकाला है, साथ में पैराथायरॉयड भी निकाल दी, कोई कोई कार्सिनोमा या कुछ भी रीजन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ा,
पैराथायरॉयडेक्टोमी। दूसरा है थायरॉयडेक्टोमी। पैराथायरॉयड निकाला, थायरॉयड निकालते निकालते पैराथायरॉयड, क्योंकि उसके बीच में साथ में होती है। फिर थर्ड ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय करती है। और स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल है, नॉर्मल, पर इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स, इसकी डेफिशिएंसी, रिसेप्टर डेफिशिएंसी, तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या था, है ना, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। तो यहाँ पे कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम, तो कैल्शियम डिक्रीज होगा। इससे होता क्या है, न्यूरॉन और मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। इससे क्या होता है, एक स्पाज्म क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं टिटेनी कार्पोपेडल स्पाज्म। यहाँ पे आई थिंक इसका डायग्राम यहाँ पे, साइंस ऑफ टिटेनी में कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, और जिसमें पेन, क्योंकि नर्व की एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है तो जो मसल है उसका भी स्पाज्म है। और ये कब देखने को मिलता है, जब हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। नॉर्मल कितना है, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब ये 6 से कम हो जाएगा तो ये, और इसमें क्या हो रहा है, स्पाज्म ऑफ हैंड एंड फीट, जिसे कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। इसमें होता क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर इसका पोस्चर हो जाएगा हैंड का, इसमें जो रिस्ट है ना उसका फ्लेक्शन हो रहा है, फिर एडक्शन ऑफ थंब और फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट इंटरफेरेंजियल। मेटाकार्पोफेरेंजियल यहाँ पे फ्लेक्शन है और इंटरफेरेंजियल का एक्सटेंशन। तो ये है हमारा टिटेनस। दूसरा है लेरिंजियल स्ट्राइडर। इसमें क्या हो रहा है, लेरिंग्स में से नॉइजी ब्रीदिंग आ रहा है, लेरिंग्स के जो मसल है ना उसका स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म ऑफ लेरिंजियल मसल। तो लेरिंजियल स्पाज्म से स्ट्राइडर आवाज आएगी, नॉइजी ब्रीदिंग। फिर हार्ट डायलिटेशन, एसटी सेगमेंट जो हमारा पी क्यू आर एस टी है ना, यहाँ पे एस और टी, तो ये एस टी सेगमेंट लंबा हो जाएगा, और क्यू टी इंटरवल क्यू एंड टी ये भी लॉन्ग हो जाएगा। एरिथमिया, हार्ट की रिदम वो भी कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी और हार्ट फेलियर, तो ये सब इसके सिम्टम्स। दूसरे सिम्टम्स में, क्योंकि कैल्शियम हमारे नेल्स के लिए भी चाहिए, तो ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, परमिटिव सेल मेम्ब्रेन भी कम हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, कभी कभी चिल्ड्रन में मेंटल रिटार्डेशन, एंड एडल्ट्स में डिमेंशिया भी देखने को मिलेगा, सीजर्स या जिसे कहते हैं खींच आती, तो ये सभी अदर सिम्टम्स। दूसरा एक है लेटेंट टिटेनी। लेटेंट टिटेनी का मतलब क्या है, सब क्लिनिकल टिटेनी, मतलब कि कभी कभी ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है ना वो टिटेनी एक्चुअल होने से पहले दिखाई देती है। तो जिसमें होता है ट्राउजी साइन। ये साइन में क्या करते हैं हम, अगर ब्लड प्रेशर कफ को लगाते हैं जैसे आम के ऊपर, ठीक है, और इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा के, कितना बढ़ाना है, 20 mmHg पर, कितना रखना है, 3 मिनट्स तक। तो क्या होगा, ये देखो ये ऐसे इसका आम है, इसके ऊपर ब्लड प्रेशर कफ टाइट करो, इसका प्रेशर बढ़ाओ, अगर ऐसे रखा तो फिर स्पाज्म आ जाएगा। इसे कहते हैं प्री क्लिनिकल, मतलब टिटेनिक हुआ नहीं है पर उसके सिम्टम्स चालू, कि वो ब्लड फ्लो अपलोड हुआ ना इसकी वजह। दूसरा है चॉस्टिक साइन। चॉस्टिक साइन में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे फेशियल नर्व है ना उसको टैप करते हैं, जहाँ पे वो एंगल होता है यहाँ पे, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी, फेशियल मसल की एक्साइटेबिलिटी। और थर्ड है कि अर्ब साइन, इसमें जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, तो इससे भी स्केलेटल मसल की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर दूसरा क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटी है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अभी सिक्रीशन बढ़ रहा है। तो इसमें 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मतलब कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉयड, प्राइमरी वहीं पे पैराथायरॉयड ग्लैंड। सेकेंडरी मतलब अगर रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर होगा तो क्या होगा कि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या फिर रिकेट्स है, तो इसकी वजह से कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, और इसकी वजह से कैल्शियम कम होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड तो नॉर्मल है हमारी, पर हमने कैल्शियम नहीं लिया, विटामिन डी नहीं लिया, तो उसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो रही है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक सेकेंडरी रहा,
तो बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया होगा ग्लैंड का, हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉयड, तो उसे टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयड। फिर इसमें होता क्या है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कैल्शियम बढ़ेगा तो नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो, रिफ्लेक्सेस डिप्रेस हो रहे, ये सब सेगमेंट्स कम हो जाएंगे, रिड्यूस एसटी सेगमेंट, रिड्यूस क्यूटी इंटरवल, एपेटाइट कम हो जाएगी, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, रीनल कैल्कुलेट हो जाते हैं, बोन के अंदर सिस्ट हो जाती है जिसे कहते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रस सिस्टिका। ठीक है, तो ये सब इसके क्लिनिकल। पैराथायरॉयड के फंक्शन टेस्ट में क्या करते, तो एक तो हम ब्लड कैल्शियम लेवल मेजर करते, फिर ब्लड पैराथायरॉयड हार्मोन भी मेजर करते। तो जो हमने चोस्टेक साइन ट्राउजर्स साइन की थी, ट्राउजर्स में क्या था, वो ब्लड प्रेशर कफ लगा के प्रेशर रेज करना है, चोस्टेक साइन में टैप करना है फेशियल नर्व। ठीक है, तो ये हमारे पैराथायरॉयड के फंक्शन टेस्ट है। ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एमसीक्यूज कर रहे हैं। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल मैंने बता दिया है ना, हमें पता है सबको 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलीकैल्सिफेरॉल क्या था, पॉलीकैल्सिफेरॉल देखो स्किन में तो था 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, इसमें से बनेगा पॉलीकैल्सिफेरॉल। तो ये हमारे विटामिन D3 भी बता सकते हैं उसको, या प्रिकर्सर भी बोल सकते हैं। प्रिकर्सर एक्चुअली 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, तो ये विटामिन D3 ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, ये स्किन में होता नहीं है, वो बनता है फिर। एक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल इन इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इज एडिनाइल साइक्लेस, यस यही है ना, साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट कर रहा था। डिक्रीजेस टिश्यू टर्नओवर नहीं, इंक्लूड्स ऑल्टरेशन इन जीन एक्टिविटी, ये आई थिंक ये भी था, और चेंजेस इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ये नहीं आए। So that is both this adenylyl cyclase, sorry adenylyl cyclase था ना, वो पैराथायरॉयड हार्मोन, this is the correct alteration in gene activity। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ाता है ना। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराथायरॉयड हार्मोन, इंक्रीजेस 20, हाँ ये वाला जो है ना ये इनएक्टिव फॉर्म, ये पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बना है ना, तो ये फॉल्स आएगा। 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल बोन डिमिनरेशन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन। तो ये जो है ना, जब हमारा 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल अपना काम खत्म कर देता है ना, फिर वो बनता है इनएक्टिव, तो कहते हैं 25 और 24-25 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट करे, करेक्ट, कंट्रोल बैलेंस ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक कैल्शियम और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ही बोलते हैं, नॉट असेंशियल फॉर लाइफ, इट इज असेंशियल फॉर लाइफ। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन गया तो हमारा कैल्शियम डाउन हो जाएगा, द पर्सन विल डाई। कैल्शियम इज वेरी असेंशियल आयन, सेल्यूलर इफेक्ट्स आर मीडिएटेड थ्रू साइक्लिक एएमपी, यहाँ पे ये करेक्ट है ना, तो नॉट असेंशियल फॉर लाइफ इज नॉट करेक्ट। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट ऑन इजी क्वेश्चन पैराथायरॉयड हार्मोन, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, पैराथायरॉयड। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखो कैल्शियम से रेगुलेट होता है, सीरम कैल्शियम से होता है, सीरम फॉस्फेट से भी होगा ना, बाइकार्बोनेट लेवल का यहाँ पे भी रोल, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ना वो दोनों रेगुलेट करते हैं पैराथायरॉयड, बाइकार्बोनेट। Patient with chronic renal failure develops hyperparathyroidism due to all except, रीनल फेलियर है ना, तो होगा क्या, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, यूरिया नहीं करेगा, बोन में सिस्ट बनाएगा, यस, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3, फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल, हाइपरकैल्सी यूरिया, एक मिनट, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, तो ये दोनों ही आएंगे। वन ये एक्चुअली थोड़ा सा, दिस इज ए है ना, 125 फॉर्मेशन आना चाहिए, दैट इज करेक्ट, फाइन। सॉरी, कैल्सिटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड कैल्शियम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर रहा है ना, पैराथायरॉयड बढ़ा रहा है,
कैल्सिटोनिन डिक्रीज। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, वो कैल्शियम के ऊपर एक्शन। hyperparathyroidism may not manifested with which of the following? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ गया तो रीनल स्टोन्स हो गए, बोन में भी डिपोजिशन होगा। हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीयूरिया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म तो कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा ना, वो घटाएगा थोड़ी। हाइपर कैल्सीमिया और कैल्सीयूरिया भी करता है, पर वो बोन में से इतना सारा लेके आएगा कि वो हाइपरकैल्सीमिया, so that is not correct, is hypocalcemia। ये यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, you can like it, you can share with all your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.